स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन लेक्चर है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको पहले ही बता दें, ये लेक्चर या फराडे का जो लॉ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसके ऊपर हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में क्वेश्चंस जरूर आता है। तो 100% अटेंशन के साथ समझिएगा। और जिनको थोड़ा भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाउट होता है, दिक्कत होता है, बस यही है, वो लोग स्टार्टिंग से लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक धीरे धीरे देखना शुरू करो। 100% इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ जाएगा। तो आइए बात करते हैं फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। तो स्टूडेंट्स समझते हैं, इसमें मेनली आप देख लीजिए मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले बहुत बेसिक बात मैं करूंगा कि इलेक्ट्रिकल यूनिट्स क्या होता है। बहुत बेसिक बात हम लोग करेंगे कि इलेक्ट्रिकल यूनिट किसे कहते हैं। जैसे इसमें हम आपसे जिक्र करेंगे एम्पियर के बारे में, ओम्स के बारे में, फराडे के बारे में, वोल्ट के बारे में, इसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे फराडे नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम क्यों दिया, उसको अपने नियम देने का क्या जरूरत पड़ा। फिर जानेंगे फराडे के पहले नियम के बारे में, दूसरे नियम के बारे में, और दोनों नियम को हम कंबाइन कर दें, इक्वेट कर दें तो क्या रिलेशन बनेगा, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और लास्टली कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल यूनिट्स जो मुझे इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। आप बेसिकली जान जाइए, पहले भी आपको बताए हैं, ओम्स लॉ के बारे में बताए हैं। हम लोग जानते हैं V बराबर IR होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स V किसको बता रहा है? विभवांतर को बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस में मेजर करेंगे? वोल्ट में मेजर करेंगे। I करंट को बता रहा है, करंट को किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में। और R किसको बता रहा है? प्रतिरोध को। रेजिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे? ओम में। यानी ओम्स लॉ है V बराबर IR। आपको पहले भी बताए थे ओम्स नियम। कोई चालक हो गया, कोई चालक के दो सिरों के मध्य मान लीजिए A हो गया, B हो गया, विभवांतर लगा रहे हैं, तो इसमें का जो विभवांतर होता है वो प्रवाहित की गई विद्युत धारा I के समानुपाती होता है, V बराबर IR। इससे पहले के लेक्चर में मैं ओम्स का नियम बता चुका हूं, ये आपको क्लियर होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट्स की तरफ। देखिए, इलेक्ट्रिकल यूनिट सबसे पहले एम्पियर। सबसे पहले किसका बात करने जा रहे हैं? एम्पियर का। आप ये जान जाइए, विद्युत धारा को यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में मेजर करेंगे। फिर उसके बाद हमने लिखा है ओम। अगर हम बात करते हैं किसका? ओम का। ओम किसका यूनिट है? तो आप जान जाइए, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। इसको किस में मेजर करेंगे? ओम में। विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे हम कहते हैं ओम। और इसके बाद हमने लिख रखा है वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए 100% किसका हमें यूज करना है?
वोल्ट का। फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। फिजिक्स में हम लोग कूलम्ब्स का भी लॉ पढ़े हुए हैं। और लास्टली फराडे की बात करेंगे। एक फराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। यानी अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को, कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल यूनिट्स है जो मुझे फराडे में जरूरत पड़ेगा, ये बेसिक 5 बातों के ऊपर हमें सीखना है। आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। और याद रखिए, कंसेप्ट जहां से शुरू हो रहा है, आप अगर वहां से पकड़िएगा तो आपके लिए चीजें बहुत बहुत आसान है। देखिए, इलेक्ट्रिकल यूनिट सिंपली जो हमने आपको बोला, ज्यादा इस पे जोर नहीं। एम्पियर, ये किसका यूनिट है? करंट का। विद्युत धारा को आई से बोलते हैं। मान लीजिए 1 एम्पियर करेंट, 1 एम्पियर, यह विद्युत धारा की मात्रक है। ओम्स, विद्युत धारा के प्रवाह में, मान लो ये चालक वायर है, कोई ये मेरा चालक तार है, इसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस विद्युत धारा आई को प्रवाहित होने से जो रोके, इसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करे स्टूडेंट्स, उसी रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। वोल्ट, वोल्ट किसे कहते हैं आप यहां से समझ लीजिए। V बराबर आई आर, ये ओम्स का नियम हम लोग जानते हैं। देखिए, अ वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी बैटरी से जो बल्ब दिए या बैटरी से जो वोल्टेज दे रहे हैं, उसको मेजर करेंगे तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? वोल्ट का। या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए किसका यूज करना है? वोल्ट का। अब इट इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू सेंड अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, to send a current of 1 ampere of a resistance of 1 ohm। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये जो करंट है कितने एम्पियर का? 1 एम्पियर का। और रेजिस्टेंस कितने ओम का? 1 ओम का। तो आप बता दीजिए 1 गुणे 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 वोल्ट। तो आपसे बोला जाए 1 वोल्ट करंट, 1 वोल्ट क्या है? 1 एम्पियर का करंट अगर हम फ्लो करा रहे हैं और 1 ओम का रेजिस्टेंस लग रहा है, तो जो वोल्ट निकल कर आएगा वो आपका क्या होगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कूलम्ब का, यानी चार्ज का। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसको बता रहा है? आवेश को ही तो बता रहा है। आप याद करें, आपको सिखाए हैं आवेशों के सतत प्रवाह को, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। when एम्पियर ऑफ करंट, यानी जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड समय तक फ्लो करता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी यानी आप समझ लेना चार्ज, उसी को क्या बोलेंगे? 1 कूलम्ब। आप यहां समझिए, आपको बताए हैं आई बराबर, आपको बताए हैं आई बराबर Q बाई टी होता है। यानी आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कह रहे हैं। दिमाग तक बात जाए, ये आवेश है और ये किसको बता रहा है? समय को बता रहा है स्टूडेंट्स। अब यहां से Q बराबर आई टी, आई का वैल्यू 1 एम्पियर, टी का वैल्यू 1 सेकेंड, तो जो चार्ज फ्लो करेगा वो 1 कूलम्ब होगा। यानी 1 एम्पियर का धारा, 1 एम्पियर का धारा 1 सेकेंड तक फ्लो करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कितना चार्ज गया, फ्लो हुआ? 1 कूलम्ब का चार्ज। इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आवेश का मात्रक हुआ। व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर का करंट
फ्लो कब कर रहा है? 1 सेकेंड के लिए। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज पास हुआ वही आपका 1 कूलम्ब हुआ। ये बेसिक बातें अब हम लोगों को आ गया, तो हम लोग फराडे के नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं फराडे। देखें, बेसिकली क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा 1 फराडे बराबर, याद रखेंगे, लगभग में 96,500 कूलम्ब होता है। और कूलम्ब किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। तो निश्चित रूप से फराडे भी किसको बताएंगे? आवेश को बताएंगे। पर ये आवेश का जो फराडे है वो आवेश का बड़ा मात्रक हो गया, लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, वो फराडे हो गया। तो देखिए लिखे ही हैं, विद्युत की मात्रा का यह बड़ा मात्रक है, यानी कितना चार्ज फ्लो किया, कितना आवेश फ्लो किया, कितना विद्युत की मात्रा जा रही है, उसका बड़ा मात्रक फराडे है। विद्युत की यह मात्रा, यानी विद्युत की मात्रा, करंट की मात्रा, किसी पदार्थ के 1 ग्राम समतुल्य भार को, यानी कोई भी पदार्थ हमने ले लिया, कोई भी पदार्थ ले लिया, उसके 1 ग्राम समतुल्य भार को 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम समतुल्य भार को 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को फ्री कराने के लिए इलेक्ट्रोड पर जो आवश्यक मात्रा होती है करंट की, वही क्या कहलाती है? फराडे। इसे किससे सूचित करेंगे? एफ से सूचित किया जाता है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट की वह मात्रा रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट, यानी एकत्र करना, किसको? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड 1 फराडे। यानी विद्युत धारा की वह मात्रा, विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम समतुल्य भार या 1 ग्राम इक्विवेलेंट को एकत्र करने में खर्च होगी, उसी को बोलेंगे 1 फराडे। और 1 फराडे किसके बराबर है? 96,500 कूलम्ब। अब किसी को अगर ग्राम इक्विवेलेंट में कंफ्यूजन हो, इक्विवेलेंट वेट में, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट आपको पढ़ा रखे हैं सॉल्यूशन चैप्टर में, नॉर्मेलिटी। वहां पर इक्विवेलेंट वेट का जिक्र किए हैं, या इसी में आपको तुल्यांकी चालकता में भी आपको डिस्कस किया गया है। तो आइए अब बात करते हैं फराडे के लॉ का। फराडे का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे। फराडे का देखो पहला नियम क्या कहता है? सेम वही कहानी। अच्छा, ये तो फराडे लॉ की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद फराडे का पहला नियम आएगा। चलिए फराडे लॉ का कहानी समझ लेते हैं। ध्यान देना, फराडे नामक वैज्ञानिक ने, फराडे नामक वैज्ञानिक ने दुनिया भर का एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारा प्रयोग किया, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को उन्होंने किया। और हम जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए 100% हमें 2 इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट, एक टैंक का जरूरत पड़ेगा, पिछले लेक्चर में बताए थे, इलेक्ट्रोलाइट का जरूरत पड़ेगा, 2 धातु का बना इलेक्ट्रोड का जरूरत पड़ेगा, एक बैटरी का जरूरत पड़ेगा, ये प्लस ये माइनस। ये प्लस वाले को आपको याद होगा एनोड कहे थे, माइनस वाले को कैथोड कहे थे। अंदर M प्लस X माइनस, प्लस वाला माइनस की ओर जाता है, माइनस वाला प्लस की ओर। यही कहानी है। फराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? फराडे नामक वैज्ञानिक ने बैटरी की सहायता से जब करंट दिया, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक बार नहीं बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के आधार पे उन्होंने ये पता लगाने का कोशिश किया कि अगर मैं बैटरी से करंट देता हूं,
या बैटरी से मैं आवेश दे रहा हूं, तो कितना आवेश देने पर इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना पदार्थ मुक्त होगा। यानी मैं कितना आवेश दूं कि अगर NaCl का घोल है तो सोडियम कितना मुक्त होगा, कितना प्राप्त होगा। इस बात को जानने के लिए फराडे नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रम किया। उस प्रक्रम के आधार पे, उन प्रयोगों के आधार पे उन्होंने दो नियम दिया, जिसे बोला जाता है फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने क्या बोला, फिर से पूरी बात को समझ लीजिए। मैंने बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट रखा। फराडे ने दुनिया भर के इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसेस को बार बार उन्होंने किया, और बार बार प्रोसेस करने के आधार पे उन्होंने खोजने का प्रयास किया कि मैं कितना आवेश का मात्रा दूं, मैं कितना विद्युत धारा दूं कि कितना पदार्थ मुक्त हो। यदि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W हो जाए और आवेश की मात्रा Q हो जाए, तो फराडे नामक वैज्ञानिक इन्हीं दोनों के बीच में संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। फराडे का नियम देखिए, बेसिकली 1834 में 1834 में माइकल फैराडे प्रपोज्ड टू लॉ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पे माइकल फैराडे ने कितने नियम दिए? दो नियम दिए। किससे संबंधित? इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित। और उन्हीं नियमों को हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ। अब डिस्कस करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ। समझना, देखिए फैराडे का पहला नियम, फैराडे का जो पहला नियम है वो क्या है स्टूडेंट्स? फैराडे ने बोला, फैराडे ने बोला कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराते हैं, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को पूरा कराने की कोशिश करते हैं, तो इलेक्ट्रोड पर, तो जो इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ मुक्त होगा, मान लीजिए जो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ है उसका भार अगर मैं W कर दूं, तो फैराडे कहते हैं ये जो पदार्थ है कितना मुक्त होगा? जितना आपने आवेश का मात्रा दिया। यानी W सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा? Q के। और अभी आपको बताए थे एज Q को आप समय से भाग दे दीजिए तो I के बराबर हो जाएगा, यानी Q बराबर IT हो जाएगा। तो W यानी किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा हम क्या लिख सकते हैं? Q की जगह IT, और समानुपातीय को हटा देंगे तो क्या लिख देंगे? ZIT। Z को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। आइए इस बात को और आसानी से हम समझते हैं। मान लीजिए ये एक मेरा सेल है, इसमें विद्युत अवघट्य है स्टूडेंट्स। बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा, आराम से रिलैक्स होके समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, इस सेल में ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। अब जनरली फैराडे ने बोला कि चलो हम करंट देते हैं, यानी कितना आवेश प्रवाहित किए? Q, आवेश की मात्रा। तो फैराडे का कहना है कि जो आवेश की मात्रा है, जितना ज्यादा आवेश प्रवाहित कीजिएगा उतना ही ज्यादा पदार्थ मुक्त होगा। यानी W किसके समानुपाती होगा? Q के। समानुपाती को हटा दीजिए, Z जोड़ दीजिए। ये किसकी कहानी बता रहा है? ये फैराडे की कहानी को बता रहा है। आइए डेफिनेशन देखते हैं।
देखें स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन का बात करें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, यानी जो प्राप्त होता है कहां पर, इलेक्ट्रोड पर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर सब्सटेंस को W कह दे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्वांटिटी ऑफ करंट पास्ट, यानी कितना क्वांटिटी करंट पास हुआ, कितना करंट का मात्रा प्रवाहित किया गया। जैसे इलेक्ट्रोड पर उत्पादित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा, इलेक्ट्रोड पर उत्पादित पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा की मात्रा के सीधे क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे मैंने आपसे बोला मेरे पदार्थ का मात्रा W हो गया, प्रवाहित धारा की मात्रा Q हो गया। यहां से हम जानते हैं समानुपातीय को हटाएंगे स्टूडेंट्स तो एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, W बराबर ZQ। अब आपको हमने पहले ही बताया था कि स्टूडेंट्स Q बराबर, या Q को आप समय से भाग दे दीजिए, यानी I बराबर Q बाई टी होता है, तो Q बराबर IT हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे रख दें W बराबर ZIT, ये किसका वैल्यू आ गया, W का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट्स Z को बोला जाता है वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक। I को आप जान रहे हैं, I हमारा करंट है, धारा है, और T किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। यानी ये फराडे का मेरा पहला नियम हुआ। अब कुछ विशेष परिस्थितियों में स्टूडेंट्स अगर आपको कह दे कि I बराबर प्रवाहित धारा कितना हो जाए, 1 एम्पियर, और समय कितना हो जाए, 1 सेकेंड। प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो जाए और समय कितना हो जाए, 1 सेकेंड, तो निश्चित रूप से अब आप समझ लीजिए ये किसको बताने लगेगा स्टूडेंट्स, यहां पे रख दीजिए W Z हो गया, I की जगह 1 रख देंगे, T की जगह 1 रख देंगे, W बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, Z हो जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, Z। तो कभी आपसे बोला जाए पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक के बराबर, Z के बराबर कब होगी, तो आप बोलेंगे यदि विद्युत धारा कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का, यानी इलेक्ट्रोडों के मध्य कितने एम्पियर का विद्युत धारा, 1 एम्पियर का, समय 1 सेकेंड तक प्रवाहित करेंगे, तो इस परिस्थिति में जो पदार्थ की मात्रा W होगी वही वैद्युत रासायनिक समतुल्यांक किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर आ जाएगा। यानी यहां से हमारा संबंध आ गया, W किसके बराबर आ गया स्टूडेंट्स, Z के बराबर आ गया। अब इसी प्रकार से कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है। जैसे देखिए इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इतने को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अब हम इसमें और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालें, जैसे देखो हम यहीं पर लिख रहे हैं, अगर हम इसमें जो पढ़ाए थे उसी में एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन निकालें, महत्वपूर्ण संबंध, मान लीजिए आपको बोल दिया जाए धारा, जो धारा है वो कितना हो गया I, जो समय है वो कितना हो गया T। अब 2 सेल ले लें, दोनों में धारा I और समय T तक प्रवाहित करा रहे हैं, तो फराडे का नियम था
W बराबर जेड आई टी। यही फैराडे का पहला नियम था। ध्यान देना, मैंने बोला अब धारा नहीं बदल रहे हैं, समझ लेना। मैं कहना चाह रहा हूं अब करंट नहीं बदल रहा हूं और समय नहीं बदल रहा हूं, यानी आई और टी सेम रहेगा। एक इलेक्ट्रोड में अगर हमने प्रवाहित किया तो W1 मेरा आ गया, जेड तो बदल जाएगा, Z1 आई टी। अब दूसरे इलेक्ट्रोड में प्रवाहित करूंगा, W2 हो जाएगा, Z2 आई टी। अब अगर मैं इसका रेशो ले लूं W1 बाई W2, तो आप बताइए Z1 आई टी, Z2 आई टी। और यहां से आप बताइए आई टी कट गया स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2। यानी जरूरत पड़ने पर अगर दो सेल्स का मैं बात किया तो W1 बाई W2 बराबर Z1 बाई Z2, ये हम यूज कर सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ। अब ये सारा कहानी फैराडे के पहले नियम का था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फैराडे के सेकेंड लॉ की तरफ। समझते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ। स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोग ये बात दिमाग में रखा करें कि जो नए लेक्चर्स हैं उनको आसान बनाने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। जब आप उनको अच्छी तरह कीजिएगा तो नया लेक्चर आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो अगर हम फैराडे के दूसरे नियम का बात करें तो समझिएगा फैराडे का दूसरा नियम जो है वो समतुल्य भार के लिए है। ध्यान देना, फैराडे का जो दूसरा नियम है वो समतुल्य भार के लिए है। फैराडे कहते हैं जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स की बात करें, चलिए पहले डेफिनेशन से सीखते हैं। समझना, हम डेफिनेशन के हर पहलू को बताने जा रहे हैं। फैराडे का द्वितीय नियम, चीजों को आसान रखना, माइंड को एकदम रिलैक्स रखो और मान के चलो कि इससे आसान कुछ नहीं है, बस आप इंजॉयमेंट के साथ सुनते रहिए। बस ये है कि एक बार अगर वीडियो को शुरू करो तो लास्ट तक जरूर देखो। बात करते हैं फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे कहते हैं व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो करंट फ्लो कराना है, जो करंट की मात्रा फ्लो करानी है वो सेम होनी चाहिए। यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q का वैल्यू सेम होना चाहिए, इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के घोल में एक CuSO4 का हो जाए, एक आपका सिल्वर का घोल हो जाए, एक आपका NaCl का ले लो, एक आप सिल्वर का ले लो या CuSO4 का ले लो। कहने का मतलब जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जब करंट की सेम मात्रा या जब आवेश की सेम मात्रा दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित कराते हैं तो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड, मान लो पहले वाले पे W1 निकला, दूसरे वाले पे W2 निकला। सीधी सी बात, फैराडे का कहना है जब विद्युत धारा की समान मात्रा, जब विद्युत धारा की समान मात्रा दो अलग अलग विद्युत अपघट्य के घोल में प्रवाहित कराई जाती है, ऐसा करने पे मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा पहले वाले पे W1 दूसरे वाले पे W2 हुआ तो वो सीधा समानुपातीय होगा, सीधा प्रोपोर्शनल होगा अपने तुल्यांकी भार, समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट E1, और यहां पे क्या हो जाएगा E2। कांस्टेंट को हटा दूं स्टूडेंट्स तो W1 बराबर K E1 हो गया,
और यहां पे W2 बराबर के E2 हो गया। यही मेरा फराडे का सेकेंड नियम है। अब अगर मैं रेशो ले लूं, अनुपात ले लूं, W1 बाई W2 के E1 बाई के E2, जो कटता है स्टूडेंट्स बड़े प्रेम से उसको आप काट दीजिए और काटने के बाद एंजॉयमेंट के साथ आप कह दीजिए कि आपको फराडे का दूसरा नियम भी आ चुका, E1 बाई E2। फिर से मेरी बात को समझ लेना, जल्दबाजी नहीं। When the same quantity of electricity, यानी विद्युत धारा की समान मात्रा, अरे ये वही है, ये आपका ध्यान देना, ये हमारा Q बराबर IT वाला ही है, समझिएगा। ये आपका सेम है। अगर आपसे बोले when the same quantity of electricity, यानी स्टूडेंट्स विद्युत धारा का समान मात्रा दो अलग अलग विद्युत अपघट्य के सॉल्यूशन में से, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों के बीच में आवेश का समान मात्रा मैं प्रवाहित करा रहा हूं। ऐसा करने पे एक इलेक्ट्रोड पे जो सब्सटेंस मुक्त हुआ वो W1 हुआ, दूसरे विलयन में जो मुक्त हुआ वो W2 हुआ। W1 E1 के प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट, और W2 E2 के प्रोपोर्शनल होगा। कांस्टेंट जोड़ देंगे, प्रोपोर्शनल हट जाएगा, रेशो ले लेंगे, W1 बाई W2 बराबर E1 बाई E2। एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए और जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण संबंध बनता है, यहां तक हम पहुंचे। अभी हमने आपको बताया, ध्यान देना, अभी हमारा निकल कर आया, चलिए 2 सेकंड लगता है, हम क्या है W1 किसके बराबर, के E1 के बराबर आया, ये हमने देख लिया। अभी देखा W2 किसके बराबर आया, के E2 के बराबर आ गया। हमने देखा अगर रेशो ले लिए W1 बाई W2, ये किसके बराबर, E1 बाई E2 के बराबर। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला था, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, एज यही W1 बाई W2, अगर आपको याद हो तो आया था Z1 बाई Z2। अब आप बता दीजिए, ये भी W1 है, ये भी W1 है, तो यहां से फाइनली मैं लिख सकता हूं, सो W1 बाई W2 ये किसके बराबर हो गया, E1 बाई E2 के बराबर, और यहां से ये आ गया Z1 बाई Z2 के बराबर। तो ये किसको बताने लगा, फराडे के दूसरे नियम को। ध्यान दीजिएगा, ये किसे बताने लगा स्टूडेंट्स, फराडे के दूसरे नियम को। अब एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग कंबाइन कर देते हैं, यानी न्यूमेरिकल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा फराडे के पहले नियम का और फराडे के दूसरे नियम का। तो ऐसे ही जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैं लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ फराडे, पहला नियम फराडे का एकदम नॉर्मली W बराबर ZQ भी हमने लिखा था, हमने लिखा था जस्ट रिवीजन, W बराबर Q की जगह ZIT लिखा था, क्योंकि हमें पता है एज Q किसके बराबर होता है, IT के बराबर। ये पहला नियम हो गया। कुछ देर पहले हमने अभी आपको बताया, ध्यान देना,
कुछ देर पहले आपको बताए W1 बाई W2 E1 बाई E2 Z1 बाई Z2। तो यहां से अगर सिंपल वे में हम रखें तो वैसे भी हमको पता है स्टूडेंट्स कि अगर एक फराडे के संबंध की बात करें तो यहां से हम कह सकते हैं विशेष परिस्थितियों में E किसके प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, जेड के। प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए तो फराडे सामने आ जाएंगे, E बराबर एफ जेड आ जाएगा। या बिना प्रोपोर्शनल के भी डायरेक्ट हम लोगों को ये कंसेप्ट आता है कि E बराबर एफ जेड होगा। तो अगर यहां से जेड बराबर मैं आपसे बोलूं तो E बटा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 1 कह दूं, आप इस वैल्यू को कहां रख दीजिए, इक्वेशन 1 में। जैसे ही आप इक्वेशन 1 में रखिएगा W जेड की जगह आप क्या रख सकते हो, ई एफ रख सकते हो। ध्यान देना, जेड की जगह आप क्या रख सकते हो, ई एफ रख सकते हो। और ये आपका आई और टी हो गया, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन से आप ध्यान दीजिए बोर्ड पे हमारा क्या बन गया, W बराबर जेड आई टी है, तो W बराबर ई बाई एफ आई टी हमारा बन चुका। अब यहां पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूं। ये जो मेरा E है, जो मेरा E है इक्विवेलेंट, और स्टूडेंट्स ये ध्यान देना, ये E प्रोपोर्शनल टू जेड आप ना भी लिखो तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं E बराबर एफ जेड होता है। डायरेक्ट आप लिख लेना, ये डायरेक्ट आप दिमाग में रखिएगा। अब यहां से हमारा रिलेशन आ जाता है, E इक्विवेलेंट वेट है किसी तत्व के लिए, इक्विवेलेंट वेट होगा उसका परमाणु द्रव्यमान, यहां लिख दे रहा हूं मैं, परमाणु द्रव्यमान बटा में उसका वैलेंसी, संयोजकता, या जनरली हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट करेंगे। तो यहां पे आप बता दीजिए E बराबर क्या आ जाएगा, A बटा n आ जाएगा। E बराबर क्या आ जाएगा, A बटा n। अब यहां पे रख दीजिए, फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा W E की जगह A n F I T, और ये F कोई और नहीं, ये स्टूडेंट्स भाई साहब आपके फराडे ही हैं, और इनका वैल्यू एक फराडे बराबर 96,500 कूलम। एक फराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलम। एक बार स्टूडेंट्स जो बोर्ड पे लिखे हैं जरा उसको इत्मीनान से आप लोग मिला लीजिए ताकि कहीं से कंफ्यूजन ना रहे। और मैं इसमें आपको बड़ा क्लियर कट बता दे रहा हूं कि जो लोग ई को लेके कंफ्यूज हैं, ध्यान दीजिएगा, जो लोग ई को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं उनको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड होता है। ये जेड आपका किसके बराबर होता है, ये जेड आपका किसके बराबर हो जाएगा, अभी हमने लिखा है, जैसे आप देख लीजिए ये जो जेड आया, जरूरत पड़ने पे जेड को हम क्या लिख सकते हैं, ई बटा एफ लिख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जेड को क्या लिख सकते हैं, ई बटा एफ। और अगर आपसे बात करें एफ का मान क्या होगा, 96,500 कूलम। तो फिर से पूरे डेरिवेशन को देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन है, फराडे का पहला नियम हम लोग जानते हैं W बराबर जेड क्यू, हम ये भी जानते हैं Q बराबर आई टी होता है, तो यहां रख देंगे W बराबर जेड आई टी हो जाएगा। अब ये रिलेशन हमने अभी निकाला था, तो यहां से भी हम कह सकते हैं, देखिए सब बराबर है तो ये प्रोपोर्शनल जनरली होगा,
जनरल टॉकिंग टर्म्स में E प्रोपोर्शनल टू Z। पर उससे भी पहले हमने आपको बता रखा है E बराबर, आप ये याद रखिए, ZF, फराडे तो कांस्टेंट है 96,500 कूलम, तो E प्रोपोर्शनल किस पे हो रहा है? Z पे हो रहा है। यानी Z बराबर E बाई F हो गया। इक्वेशन 1 में ध्यान दीजिएगा, मैं लाइनिंग कर दे रहा हूं, किसी को दिक्कत ना हो। Z बराबर E बाई F। अब इसको हमने पहले इक्वेशन में रख दिया, Z की जगह E बाई F IT हो गया। E इक्विवेलेंट वेट है, ये किसको बता रहा है? परमाणु द्रव्यमान बटा में संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन N। E बराबर A बाई N रख देंगे। यहां पे हमारा फॉर्मूला बन गया W बराबर A बटा NF IT। F फराडे हो गया, एक फराडे का वैल्यू 96,500 कूलम होता है। तो यही आपका दूसरे नियम का कॉम्बिनेशन था। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर, जिससे आपको कंसेप्ट पूरा आसान हो जाए। ध्यान से इस न्यूमेरिकल को पढ़िए और बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। न्यूमेरिकल क्या है देखें, जनरल सा न्यूमेरिकल है। बात कर रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। सीधे लिख दीजिए I बराबर 1.5 एम्पियर। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जो सवाल कहता है वैसे चलते जाओ। टू बी पास्ड थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में से इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1.0 ग्राम। बिल्कुल, W का वैल्यू कितना हो गया? 1.01 ग्राम। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। आप बताइए एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है? 3 को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी N का वैल्यू एल्यूमिनियम के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैंने बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या आप ऐसे देख लीजिए, एल्यूमिनियम जो है हमारा ग्रुप 13 का है। आपको बताया है ग्रुप 13 को याद रखने का तरीका, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडियम, थैलियम ग्रुप 13 के हैं, तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 3 होता है। यानी इनका वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। तो N का वैल्यू कितना हो गया? 3। आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आना चाहिए, देना चाहिए, इसको नहीं दिया, 27 होता है। एक फराडे का मान आप जानते हो 96,500 कूलम होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? कितने समय तक इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया होने में ये W का मान जमा करने के लिए इलेक्ट्रोड के माध्यम से 1.5 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित करनी पड़ेगी? यानी T का मान हमें नहीं दे दिया, यानी हमें किसका वैल्यू निकालना है? T का वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, जो आपको अभी फॉर्मूला लिखवाए थे उसके पास चलते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद हो तो बेहतर है, नहीं तो हम यहां रिपीट कर देते हैं। W बराबर Z IT था, और हमने लिखा था E बराबर F Z, Z बराबर E बाई F, और हम यहां रख दिए W बराबर E बाई F IT, और हम जानते हैं E बराबर, हमने अभी फॉर्मूला लिखा था A बटा N, तो सीधे क्यों ना हम फॉर्मूला लिख दें। W मैंने इस तरह लिखा कि आपको याद आ जाए, A N F I T। अब हमें T का वैल्यू निकालना है। T बराबर ये W हो जाएगा, N हो जाएगा, ये फराडे F कैपिटल F है, फराडे F बटा में आपका A हो जाएगा, I हो जाएगा। W का वैल्यू स्टूडेंट कितना दिया है? 1 दिया है। N का वैल्यू 3,
फराडे 96,500 तक पहुंचेंगे। कैपिटल ए का वैल्यू 27, आई का वैल्यू 1.5। मिला लीजिए, यहां से इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। आप इसको तो खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। आपका आंसर आ जाएगा 7148, 7148। यहाँ 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 अगर घंटे में हम लोग चेंज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग घंटे में इसको बदलेंगे तो हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने पे लगभग में जो आंसर आएगा 1.98 आवर्स। फिर से पूरे कंसेप्ट को देख लीजिए। आई का वैल्यू 1.5 एम्पियर, डब्ल्यू का वैल्यू, एन का वैल्यू, ए का वैल्यू, एफ का वैल्यू आपको दे रखा है। इतना वैल्यू आपको दे रखा है, बोलता है टाइम निकालना है। बस आप एक ही फॉर्मूला याद रखिए, डब्ल्यू बराबर ए बटा एन एफ आई टी। डब्ल्यू दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया, एफ दे दिया, आई दे दिया, तो टी निकल ही ना जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व पासिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। यानी करंट कितने एम्पियर का? 0.5 एम्पियर का। ध्यान देना, 0.5 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने पर हमें हाइड्रोजन के द्रव्यमान की W की वैल्यू निकालनी है। टाइम दिया है 40 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, 40 गुणे 60 सेकंड कितना हो जाएगा? ये हमारा 2400 सेकंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 2400 सेकंड। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आप जानते हो, एटॉमिक मास ए का वैल्यू कितना? 1। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का है, इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। आपको फॉर्मूला आना चाहिए, W बराबर ए एन एफ आई टी। ए का वैल्यू आपको पता है, आई का वैल्यू पता है, टी का, एन का, एफ का। एफ कोई और नहीं, वही फराडे हैं, 96,500 कूलम। एक बार वैल्यू को रखिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जीरो 0.0126 ग्राम लगभग आएगा। ए को लगभग 1 मान लो, 1.088 होता है। ध्यान देना, एग्जैक्ट ए की वैल्यू 1.008 होती है। पर अगर आपको ये वैल्यू याद ना रहे, ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये वैल्यू याद ना रहे तो आप 1 भी मान लेंगे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। 1.008, आई का वैल्यू 0.5, यहाँ करंट 2400, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा, फराडे 96,500। डिवाइड कीजिए, जो आंसर आता है वो आपका जिम्मेवारी है, 0.0126 ग्राम आ जाएगा, 0.0126 ग्राम। इसी प्रकार स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कर पाइएगा। ये आपको किसकी बात करता है, यहां भी देख लीजिए, करंट दे रखा है, ध्यान दे लो, करंट दे रखा है, आई का वैल्यू, 1 घंटा समय दिया है, टाइम को 60 गुणे 60 सेकेंड कर लेना,
कॉपर का एटॉमिक मास लिख लेना और W का वैल्यू निकालने के लिए A/NFi इंटू टी आपको करना है। अब कॉपर है तो हम सभी लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, कॉपर है तो आपको पता होना चाहिए कॉपर का जो भार आप लेंगे 63.5 लेंगे और कॉपर जनरली 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। इसके लिए भार 63.57 ले लेना। Cu+2 होता है इलेक्ट्रोड में, तो N का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A का वैल्यू आपको पता चल गया, N का फराडे पता चल गया, I पता चल गया, T पता चल जाएगा। आप इसको रख दीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ध्यान दीजिएगा 0.296 ग्राम आएगा, यानी 63.57, I का वैल्यू 0.25, ये आपका 3600, N का वैल्यू 2, 96,500 से भाग दोगे 0.0126 ग्राम आएगा। ये वैल्यू आपका 0. ध्यान दीजिएगा, डिवाइड आपको करना है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 0.296 ग्राम आएगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग स्टार्टिंग से पूरे लेक्चर को देखे होंगे तो काफी इजी आपको लग रहा होगा। और एक बात का स्टूडेंट सब लोग ध्यान दीजिएगा, आपको जैसा लेक्चर लगता है अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स को बताया करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ये आपका एक मौलिक जिम्मेवारी होना चाहिए, ताकि हम लोग टाइम टू टाइम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बना पाए। अब स्टूडेंट्स देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो हर स्टूडेंट्स के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब छात्र जीवन का शुरुआत होता है तो हम लोग पहला कदम रखते हैं, पहला कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, अभी तो असली मंजिल का पाना बाकी है। ध्यान दीजिए, अभी तो असली मंजिल का पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। यानी अभी तो मैंने शुरुआत किया है, अभी तो मेरा पूरा मंजिल आना बाकी है। अभी तो असली मंजिल का पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है, यानी कुछ दूर ही मैं चला हूं, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो मैं कुछ दूर ही चला हूं, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है। यानी छात्र जीवन में स्टूडेंट्स संभावनाओं का कोई अंत नहीं होता। आप अगर ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तो आप समझ जाइए सबसे उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। केवल आपको यूज करना है अपने इस मार्कर की ताकत को। थैंक यू स्टूडेंट्स।